हाँ मीनल जी, एक्चुअली मैं कभी नहीं चाहता था कि ये रनिंग करें। जैसे हमने 42 कर लिया तो फिर मेरे दिमाग में ये था इतना तो कर लिया, कुछ और करते हैं ना, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से मैं पहला था जिसने बॉस्टन में रजिस्टर किया हो और सिलेक्शन उसका हुआ हो। उसको ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, 42 के ऊपर तो जाना ही चाहिए। आशा जी ने स्टार्ट किया, आपने उसी मिसाल को आगे बढ़ाते हुए उनके साथ-साथ बाकियों को भी ट्रेन किया। तो किसी कोच को तो हमने नहीं हायर किया, मेरे कोच और मेरे हस्बैंड ही है। यही एक रनर थी जो कि पूरे लगातार दौड़ती रही थी, जबकि काफी एक्सपीरियंस रनर ने भी गिव अप कर दिया था, कई लोगों ने छोड़ दिया। मतलब और इंडिया टीम को डेफिनेटली आप लोगों ने सिल्वर प्राइज जिताया। हाँ, इनको रिकवरी की कम जरूरत होती है। अभी साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, लौट के आते हैं मैं तो थक जाता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ, ये पूरा घर का काम भी करती हैं, अगले दिन फिर तैयार हो जाती हैं। बहुत करेंगे तो अब आपके बारे में खूब सारा आर्टिकल्स पढ़ते हैं। जब इनका सिलेक्शन एशिया ओशियानिया चैंपियनशिप में हुआ था, इतनी एज में ये सबसे ज्यादा एज वाली लेडी थी जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। Hi everyone, this is Meenal here and welcome to my channel. This is that channel where we talk to runners who are mainly into ultra running. और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे साथ हैं आशा जी और कर्नल बजरंग सिंह जी, जो एक कपल है, देन दे डू दीज लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड दैट टू एट अ वेरी फास्ट पेस। तो वेरी वार्म वेलकम। नमस्ते आशा जी, नमस्ते बजरंग जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अग्री करने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए। And please let me know a little bit about yourself, as in how was your childhood and how's your family background? चाइल्डहुड तो मिनल ऐसा था कि हम बहुत छोटे थे जब हमारी शादी हो गई। मैम किस एज में? एज ऑफ 15। ओके। तो जब शादी हो गई तो विलेज में हुई थी, वहां हम गए। मेरे हस्बैंड तब उस टाइम पे पढ़ाई ही कर रहे थे, तो जब गांव में गए तो वहां फैमिली थी। मेरी स्टडी तो पूरी नहीं हुई उस टाइम पे। हमें एक डिसीजन लेना था कि हम अपनी स्टडी करें या फैमिली को दें। तो वो डिसीजन ये था कि स्टडी छोड़ना है, अब फैमिली देखना है। तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सारे थे। तो उन लोगों के साथ हम गाँव में रहे। फिर मेरे हस्बैंड ने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद इनकी जॉब लगी आर्मी में। तो 10-12 साल तक तो मैं गाँव में ही। ओके। मैम एक थोड़ा-सा एक आइडिया देंगे क्या? मतलब मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स। तो जब 15 साल की उम्र में, और सर आपकी उम्र क्या थी उस टाइम पे? मैं इनसे बड़ा था। मैं इनसे 6 साल बड़ा हूँ एक्चुअली। ओके। तो सर मैम आई एम श्योर आपसे नहीं पूछा गया होगा, है ना, कि जब शादी करनी होगी तो पेरेंट्स ने ही रिश्ता तय किया होगा। तो सर आपसे पूछा गया था क्या कि ऐसा आपकी कंसेंट ली गई थी, या फैमिली वालों ने देखा कि रिश्ता अच्छा लग रहा है, कर देना चाहिए? मुझे मालूम था कि शादी हो रही है और मेरी कंसेंट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन मुझे जानकारी थी। ओके। तो उसके बाद थोड़ा-सा आइडिया दीजिए, फिर उसके बाद 10-15 साल आप गाँव में रहे, तो आप उसके बाद मतलब आप कहाँ पे शिफ्ट करे या किस तरह आपका लाइफ आगे बढ़ा? उसके बाद मेरे हस्बैंड ने आर्मी ज्वाइन किया। तो जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद फिर मैंने इनको 1987 में नसीराबाद में ज्वाइन किया। उस टाइम पे मेरे 3 बच्चे थे। तो 3 बच्चे होने के बाद आपने उनके साथ ज्वाइन किया एज़ सच? हाँ जी, ओह हाँ जी। वाओ! व्हाट अ सैक्रिफाइस। हम लोग आजकल की दुनिया में छोटी-छोटी बातों के लिए क्रिप करते हैं, बट वेरी नाइस टू टॉक। ओके मैम। तो मैम ये रनिंग कहाँ से पिक्चर में आया एज़ सच फ्रॉम देयर ऑन? मीनल रनिंग तो ऐसा था, कभी सोचा नहीं था कि रनिंग भी करेंगे, और बचपन में भी कभी मैं स्पोर्ट्स में नहीं रही। तो जब ज्वाइन किया इनको तो बच्चे छोटे-छोटे थे, फिर बच्चों की पढ़ाई हुई, बच्चों की ग्रेजुएशन हुई, कंप्लीट हो गई, उसके बाद उनकी शादियाँ किए हमने। तो जब बच्चों की शादी कर दिए तो हम फ्री हो गए। फिर लगा कि अब लाइफ में क्या है, बच्चे तो सेटल हो गए, हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग वॉक करते थे। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड अलवर में पोस्टेड थे। तो वॉकिंग के टाइम पे एक लेडी हमें मिली। उन्होंने बोला कि मैं मैराथन दौड़ती हूँ। तो वो सुन के मुझे थोड़ा लगा कि ये क्या चीज़ है? इसको देखना चाहिए, इसमें क्या होता है? मैंने अपने हस्बैंड को बोला इसको देखना है हम लोगों को ना, ये होता क्या है?
तो इन्होंने थोड़ा मुझे शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, कुछ नहीं है इसमें, लोग दौड़ते हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इस टाइप से। तो उस टाइम से ही मुझे ये था कि नहीं मुझे इसको देखने जाना है। तो अलवर से फिर इनकी पोस्टिंग पुणे हो गई। पुणे में भी हम लोग वॉक करते रहे, फिर एक बच्चा हमें मिला, मेरे बेटे का फ्रेंड था। तो उसने बोला अंकल आंटी आप लोग वॉक करते हो इतना ज़्यादा, तो यहाँ पे एक रेस हो रही है, आप लोग क्यों नहीं जाते? तो उसने बोला तो मैंने हस्बैंड को अपने पकड़ा, मैंने कहा नहीं चलो देख के आते हैं इसमें क्या होता है। इन्होंने बोला नहीं, नहीं छोड़ो, फिर हम दोनों ने घर आके डिसाइड किया कि नहीं चलो देख के आते हैं होता क्या है इसमें। उस टाइम पे हम लोग गए 2016 जून में और 10 किलोमीटर की रेस हम दोनों ने किया और अच्छी टाइमिंग आ गई, 1 घंटे 10 मिनट में हमने 10 किलोमीटर पूरा कर दिया। आप और दोनों जब ने पूरा पार्टिसिपेट किया? हाँ, हम दोनों ने किया। एक्चुअली हम दोनों ने एक साथ ही रनिंग शुरू किया। ओके। तो जब वापस आए मिलन तो आए तो लोगों ने मेडल पहनाया और इतने सारे लोगों से मिले तो फिर बहुत अच्छा लगा। फिर घर आके हम लोगों ने डिसाइड किया ये तो बहुत अच्छा है, हम लोग इसको करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। फिर 10 के बाद फिर हम लोग 21 में चले। ओके। आयशा जी, मैं ना आपको यहाँ पे एक बार रोकना चाहती हूँ। सिर्फ मैं हाँ जी, आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ ना। आप आर्मी में थे, तो आई थिंक हाँ। आप थ्रू आउट थोड़ा बहुत क्यों बहुत अच्छा वर्कआउट करते होंगे। तो आई थिंक आपके लिए रिटायर होने के बाद 10 किलोमीटर का रेस करना फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं होगी। बट आपके वाइफ उस एज में एक फीमेल रनर जिन्होंने कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, तो हाउ डिड यू फील? मतलब आपने कैसे सोचा कि ठीक है आपके वाइफ को यू विल अलाउ या फिर यू विल रन अलोंग? आपका माइंडसेट क्या था तब? हाँ मीनल जी, एक्चुअली मैं कभी नहीं चाहता था कि ये रनिंग करें, मैं खुद करना चाहता था, लेकिन इन्होंने ही मुझे एक्चुअली ड्रैग किया कि आप चलो और मुझे ये दौड़ना है। तो शुरुआत इन्होंने ही किया था और मैं इनके साथ दौड़ा था। तो इन्होंने 10 किलोमीटर पहले किया हमारे साथ ही। फिर जब मैंने देखा कि भाई ये पीछे हटने वाली नहीं है, फिर इन्होंने बोला मुझे 21 भी करना है। 1-2 रेसेस ही हमने किए थे 10 की, तो इन्होंने बोला मुझे 21 किलोमीटर भी करना है। तो मन तो मेरा कभी भी नहीं था, फिर भी मैंने 21 के लिए ये सोचा कि ठीक है चलो साथ साथ कर लेते हैं। तो फिर हमने साथ साथ 21 किया और फिर जो है इनकी लालच बढ़ती गई। फिर गोवा में फुल मैराथन हो रही थी, तो मैंने अपने लिए उसमें फुल मैराथन रजिस्टर किया और इन्होंने बोला मुझे भी फुल करना है। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं बन पाया था उस टाइम तक इनके ऊपर कि इनको मैं फुल के लिए इजाजत दूं। तो ये सिर्फ हाफ मैराथन वहां पे दौड़ी थी, लेकिन इनको कुछ ज्यादा बात पसंद नहीं आई कि मैं फुल कर रहा हूँ, ये सिर्फ हाफ कर रही हैं। तो 2-3 और रेसेज इन्होंने हाफ किया उसके बाद भी। फिर 2017 में जब हैदराबाद मैराथन हो रही थी तो मैं अपने लिए रजिस्टर कर रहा था। इन्होंने भी काफी जोर दिया कि मुझे भी फुल मैराथन करना है, तो मैंने ना चाहते हुए भी इनको जो है फुल मैराथन करने दिया हैदराबाद में। और वो रेस ऐसी थी, काफी डिफिकल्ट रेस मानी जाती है हैदराबाद। तो इन्होंने किया और उसमें जो है फर्स्ट इन द सेंस कि ये अपने एज ग्रुप में कोई और लेडी आई ही नहीं थी। शी वाज द ओनली वन टू रन इन द सीनियर डिवीजन। और इस तरह से इनकी फिर फुल मैराथन में इनिशिएशन हो गया और आगे की जर्नी तो भी बातचीत में आएगी ही। राइट राइट। नहीं, नाइस। अब एक चीज बताइए, नाउ आई थिंक एज अ सीनियर आपका एज क्या था अप्रोक्सीमेटली इन 2016-17? हाँ मैम, उस टाइम पे मैं 56 साल का था और ये 50 साल की थी। 50। ओके। तो उस टाइम पे आपके बच्चे बड़े हो गए थे, इनफैक्ट शादी हो चुकी थी उनकी। यू मस्ट हैव हैड किड्स थोड़ा यंग एज में। तो आपके बच्चों ने कहीं मना नहीं किया? उनको फिक्र नहीं हुई कि घुटनों का क्या होगा, यू नो कोई और प्रॉब्लम हो सकती है? जनरली एक रिवर्स हो जाता है ना, एक एज के बाद बच्चे ज्यादा वरी करने लग जाते हैं पेरेंट्स के लिए कि ये कुछ ना हो जाए। ऐसा कुछ भी हुआ आपके साथ क्या? नहीं, बच्चे ऐसा नहीं सोच रहे थे, बच्चे ये कह रहे थे कि करो लेकिन कम करो, बहुत ज़्यादा मत करो। उनको अच्छा लगता था चलो मम्मी-पापा गए, अच्छा हुआ रन किए, लेकिन उनको ये था कि आप लोग बहुत ज़्यादा मत करो, नहीं तो ज़्यादा करोगे, बीमार पड़ जाओगे, फिर कौन देखेगा, हम लोग बाहर हैं। ये होता था, लेकिन
उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप रन मत करो। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मत भागिए, छोटा-छोटा हाँ, 10-15 भागिए, ताकि सेहत भी ठीक रहेगी अदरवाइज़ फिर। ओके, जी, जी। बट आई थिंक स्पेशली आशा जी, मतलब आपने हाँ, स्टार्ट ही किया तो आपने एज़ अ फास्ट रनर ही स्टार्ट किया है। जैसे आपने हाँ, बोला 70 मिनट्स में 10 किलोमीटर्स, देन यू ग्रेजुएटेड टू हाफ मैराथन एंड देन फुल मैराथन। नाउ हाँ, फुल मैराथन एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो जाता है हाँ, एज़ अ रनर। तो आपने जी। कैसे सोचा कि यू विल ग्रेजुएट टू अल्ट्रा मैराथन? लाइक ऐसा क्या था कि आपको अट्रैक्ट हुआ कि यू वांट टू रन लॉन्गर? मिडिल ऐसा मुझे ना थोड़ा-सा कुछ अलग करने का होता है। जैसे हमने 42 कर लिया, तो फिर मेरे दिमाग में ये था इतना तो कर लिया, कुछ और करते हैं ना, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो उसको भी ट्राई करते हैं। तो वही था कि इनका ये था नहीं-नहीं ये बहुत ज़्यादा होता है, इतना नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन मैं अपने आप ही सोचती थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ। एक बार ट्राई तो करती हूँ, उसको ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं कर पाएँगे तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। 42 के ऊपर तो जाना ही चाहिए, हुँ, चल हुँ। के देखते हैं। मैं ही फ़ोर्स करती थी, नहीं मुझे जाना है। ओके। तो मैंने आपको इंटरेस्ट था, तो मुझे एक थोड़ा-सा एक बताइए, नाउ आपने रनिंग स्टार्ट की, तो आपको किसी ने कोच किया? आपने किसी से ट्रेनिंग प्लान लेते थे या आपने किस तरह अपनी तैयारी करते थे? हाफ मैराथन, फुल मैराथन एंड देन ग्रेजुअली अल्ट्रा मैराथन के लिए? अ, हाफ और फुल में तो किसी से कोचिंग नहीं, जैसे हम दोनों ही करते थे, तो हम हुँ, दोनों हुँ। आपस में ही खाने-पीने का डिसाइड कर लेते थे कि ये लेंगे। तब मीनल उस टाइम पे हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि हुँ, रनिंग के टाइम पे क्या लेना है, कि हाइड्रेशन भी चाहिए और जेल भी चाहिए और डेट्स भी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था। हम तो ऐसे हुँ, ही रनिंग में पहुँच गए थे। सिर्फ़ हम हुँ, लोग हुँ। पानी की बॉटल लेके दौड़ते थे। तो धीरे-धीरे जब मतलब इन्होंने किया, फिर ये थोड़ा पढ़ना शुरू किए। इनको जब लगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, तो इनको थोड़ी-सी हुई कि नहीं अगर ये अच्छा कर रही है, तो चलो मैं कुछ स्टडी करके कुछ निकालता हूँ। कि इसमें कैसे हाइड्रेशन क्या देना है, खाने के लिए क्या चाहिए, कैसे एनर्जी मिलेगी। तो किसी कोच को तो हमने नहीं हायर किया, मेरे कोच और मेरे हस्बैंड ही हैं, अभी तक मैम? अभी तक। हमने किसी कोच को नहीं हायर किया है। तो आपके अभी भी ट्रेनिंग पूरा प्लान सब आप खुद बनाते हैं लाइक दोनों के? हाँ, हाँ, ट्रेनिंग प्लान और हाइड्रेशन सपोर्ट सब कुछ इन्हीं का होता है। वाओ! दैट इज़ ऑसम, लाइक बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। नहीं तो काफ़ी मुश्किल है। तो अपनी प्रैक्टिस रन्स भी आप लोग साथ में ही करते हैं या किसी ग्रुप के साथ भी करते हैं? हम साथ में ही करते हैं, एक छोटा-सा लखनऊ में हमारा ग्रुप है करीब 10-12 लोगों का। तो उनके साथ हम लोग करते हैं हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन। वो मैम ऐसे हुआ था कि जब मैंने बॉस्टन क्वालीफाई किया था 2019 में, हुँ, हुँ। मैंने बॉस्टन क्वालीफाई किया। उस टाइम पर मैं रिटायर्ड था और ऐसा पहला रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम दी 3 फोर्सेस आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, और पूरे उत्तर प्रदेश से मैं पहला था जिसने बॉस्टन में रजिस्टर किया हो और सिलेक्शन उसका हुआ हो। वाओ! ओके। मुझे ये बड़ी इच्छा थी कि जैसे अभी मैं अपने शहर लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से पहला हूँ जो बॉस्टन दौड़ने जा रहा है, तो मेरा मन ये कर रहा था कि कुछ और लोग हमारे यहाँ से ये काम करें, बॉस्टन क्वालीफाई करें और उसको दौड़ें, क्योंकि अमेच्योर रनर्स के लिए बॉस्टन क्वालीफाई करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। एब्सोल्युटली। हाँ जी। तो मैंने एक एक रनिंग ग्रुप छोटा-सा फ़ॉर्म किया कि जिसमें मिनिमल लोग रहेंगे, वही लोग जो बहुत डेडिकेटेड हैं और जो टाइम डिवोट कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं। तो ओके। हमारा करीब 12-13 लोगों का एक छोटा ग्रुप है, जो मैं ही उसको रन करता हूँ। हुँ, हुँ। और उसके बाद तो फिर मैं, आशा जी और एक और हम लोगों ने 3 लोगों ने मेरे ग्रुप से बोस्टन क्वालीफाई कर लिया है। अरे वाह! मतलब पावर ऑफ वन पर्सन, अगर देखा जाए आई थिंक आशा जी ने स्टार्ट किया, आपने उसी मिसाल को आगे बढ़ाते हुए उनके साथ-साथ बाकियों को भी ट्रेन किया। वेरी नाइस। और ओके। 2-3 और लोग भी हैं जो कि बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं और जल्दी ही वो लोग भी इसको क्वालीफाई करेंगे। हुँ, हुँ। तो जो हम लोग ट्रेनिंग रन करते हैं, वो यही 10-12 लोग मिल कर के लखनऊ में ट्रेनिंग करते हैं और उनका ट्रेनिंग प्लान, उनका हाइड्रेशन प्लान, उनका रेस्ट, उनका स्लीप, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट,
सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रहती है और मैं ही उसे देखता हूँ। अरे वेरी नाइस, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। तो आई थिंक आपने 2019 में क्वालिफाई किया, उसी को देख के आई एम श्योर आशा जी आपने सोचा होगा कि अब इन्होंने कर लिया है तो मैंने भी क्वालिफाई करना है। नहीं, मेरे लिए उल्टा हुआ था। आपने पहले क्वालिफाई किया था इसे आशा? नहीं, क्या हुआ था जब इन्होंने क्वालिफाई किया तो वो रेस उस टाइम पे हम आए यहाँ करने के लिए और कोविड आ गया, तो रेस तो पोस्टपोन हो गई, बट इन्होंने उसको वर्चुअल किया। ओके। यहाँ से हम वापस गए, लखनऊ में इन्होंने वर्चुअल किया और उसके बाद जब इनका मेडल आया, तो इन्होंने अपने ग्रुप वालों को सबको इकट्ठा किया और इन्होंने बताया कि सब लोग ये मेडल लो और सब लोग बोलो कि वन डे आई विन दिस मेडल। तो उसमें सबसे पीछे मैं हटी कि नहीं, मैं तो ये कभी विन नहीं कर पाऊंगी, कि मेरे बस की बात नहीं है इतने इसको करना, क्योंकि उसका टाइमिंग ऐसा है 4 घंटे में पूरा करना है आपको 42 किलोमीटर, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इन्होंने बोला पीछे क्यों हट रही हो, नहीं कर पाओगी तो मत कर पाना, लेकिन उसको मेडल पकड़ के बोलो तो सही एक बार। तो मेडल पकड़ के मैंने एक बोल तो दिया, लेकिन मेरे दिमाग में था मैं कर तो पाऊंगी नहीं इसको, मैंने प्रॉमिस कर लिया है। बट कर लिया मैंने उसको फाइनली। क्वालिफाई कर लिया था। विद कंसिस्टेंट हार्ड वर्क डेफिनेटली, बट बहुत साल लगे, बहुत मेहनत है उसके पीछे, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। तो थोड़ा जिसका वापस आते हैं आशा जी, नाउ आपने फुल मैराथन करने के बाद आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा आपकी रन्स के बारे में बात करूँ, 2016 में 10K करने के बाद आपने फुल मैराथन की है 2017 में, और 2018 और 19 में भी आपने फुल मैराथन की, और 2020 में आपने फर्स्ट 100 किलोमीटर्स किया in 12 hours in Lucknow. And then from there on, ultra marathon का probably सिलसिला start हुआ, जहाँ पे आपने January 2021 में भी 12 hours में 114 kilometers भागा, and then another 100 kilometers in March 2021 in Mumbai. And then आपने 24 hours भी किया December 2022 में, and I think आपने ओशियाना चैंपियनशिप में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहां पे आपने 181 किलोमीटर भागा 24 आवर्स में। एंड देन करंटली यू आर डूइंग योर वर्ल्ड मेजर्स, जिसमें आपने 4 मेजर्स ऑलरेडी कर लिए, लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क एंड बॉस्टन, दैट इज 4 फुल हाफ मैराथन इन दीज प्लेसेस। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा मुझे एक आइडिया दीजिए, जब आपने 100 किलोमीटर भागा 12 घंटे में दिसंबर 2020 में, उस टाइम पे आप सिर्फ अल्ट्रा मैराथन के लिए ट्रेन कर रहे थे, आप फास्ट ट्रेन कर रहे थे, या आपके माइंड में क्या था उस टाइम पे? मतलब 100 किलोमीटर बहुत बड़ा टारगेट होता है सोचना और अटेम्प्ट करना। मैम मैं 1 मिनट लूंगा। थोड़ा पीछे जाते हैं। जब मैं बॉस्टन दौड़ने के लिए यूएसए आया था 2020 में, और वो कैंसिल हो गई थी रेस कोविड की वजह से, तो फिर हम लोग यहीं पर प्रैक्टिस करते थे यूएसए में ही, बेटे के पास में रह करके। तो एक दिन रन के दौरान जब हम दौड़ रहे थे, तो मैं थोड़ा आगे था, ये पीछे से आ रही थी, और इनको एक कार ने हिट कर दिया था। और जब मैंने पीछे आकर के देखा तो ये शी वाज लाइंग ऑन द रोड ब्लीडिंग फ्रॉम द हेड। गॉड, ओके। और फिर इनको मैंने शिफ्ट किया हॉस्पिटल में यहाँ पर, और वहां पर पता चला कि हेड इंजरी तो इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन इनका शोल्डर जो है फ्रैक्चर हो गया था। यहीं पर इनका ऑपरेशन हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हुआ। इंडिया में जाकर के फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया और उसका ट्रीटमेंट लिया। तो जुलाई में इनका एक्सीडेंट हुआ था, और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक फिर इन्होंने कोई रेस नहीं किया था। लेकिन 2020 में, और दिसंबर में जब पहली बारी ये रेस लखनऊ में हो रही थी 100 किलोमीटर के लिए, तो इन्होंने बोला मुझे 100 किलोमीटर करना है। अब आप समझ सकती हैं कि जिसका इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ हो और एक हाथ काम ना कर रहा हो, और 100 किलोमीटर उसको दौड़ना हो, जिसने प्रैक्टिस भी नहीं किया है, तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ था। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं नहीं चाहता था कि 100 किलोमीटर दौड़ें, लेकिन फिर भी ये अड़ी रही कि नहीं, एक बार मैं जरूर करूंगी, देखती हूँ नहीं कर पाऊंगी तो छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे करना है।
तो फिर मुझे इनकी बात माननी पड़ी और इन्होंने वो 100 किलोमीटर किया और उस 100 किलोमीटर में इन्होंने इतना अच्छा किया कि 12 घंटे में 100 किलोमीटर उस टाइम पर इनकी एज थी करीब 53-54 साल और उन्होंने 12 घंटे में 100 किलोमीटर पूरा कर लिया। आपको उम्मीद थी क्या सर? जी मैंने कहा आपको उम्मीद थी क्या? हाँ नहीं मुझे तो काफी डर लग रही थी क्योंकि इतनी लंबी रेस बिना प्रैक्टिस के और साइकोलॉजिकली भी थोड़े डरे हुए थे हम लोग कि एक्सीडेंट हो रखा था, इनका लेफ्ट शोल्डर काम नहीं करता, अभी भी नहीं काम करता है, तो कैसे करेंगी। लेकिन इन्होंने विल पावर से कैसे भी उसको पूरा किया और लग ही नहीं रहा था कि ये विदाउट प्रैक्टिस इस रन को कर रही है। तो सर एक बात बताइए नाउ, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से, मतलब उन्होंने आई थिंक नॉर्मल इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है, मतलब कुछ तो डेफिनेटली है इनमें खास, या तो ये शुरू से ऐसे थे कि जो ठान ली वो करके रहेंगे, या हाउ, मतलब उनका ये पर्सपेक्टिव कैसे आया? मेरा शुरू से ये था कि जो काम मुझे करना है वो मैं करती थी, पूरा करना है, कुछ भी हो, छोटा काम बड़ा काम। जैसे हम जब गांव में रहते थे तो आपको पता होगा गांव में खेती हो रही है, गेहूं चावल चने सारे आ रहे हैं, तो मम्मी होती थी, मम्मी ओल्ड थी, तो मम्मी एक इंस्ट्रक्शन देती थी कि ये सारा सामान हटा के रखना है, इधर रखना उधर रखना है, ऊपर रखना है और ये सब सेट करना। तो ये जो काम होते थे बचपन में मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने ये सब कुछ किया, छोटा बड़ा सारा काम। कुछ भारी सामान भी होता था तो वो भी मैं धीरे धीरे करके उठा के रखा थी। तो एक जो मेरे दिमाग में था कि कुछ भी हो मुझे पूरा करना है, छोटा हो भारी हो, आज नहीं तो कल वो काम मैं पूरा करती थी और घर का पूरा काम मैं खुद करती थी। तो शायद उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती थी या जो भी है, लेकिन मैं करती, आज भी मैं अपने घर का काम पूरा खुद करती। आपके पास कोई मेड नहीं है? नहीं। ओके, दैट्स नाइस। मतलब आई थिंक आपका फाउंडेशन मतलब बचपन में बन रहा था धीरे धीरे, जिसको हमने कभी सोचा नहीं, राइट? बट रनिंग के थ्रू बाहर आया एज सच, आपका जो भी वर्कआउट था इन दैट वे। वेरी नाइस। ओके, तो आप बताइए, सॉरी सर, आपका फीलिंग कैसा था जब 100 किलोमीटर हो गया? मतलब आपको यकीन कैसे आया? आप फिर आपने क्या सोचा इनके बारे में कि अब 100 किलोमीटर कर लिया जो कि इनका रन देख करके और बहुत कंसिस्टेंटली वो रेस इन्होंने किया था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा फटीग हो गया हो और इनका मन किया हो कि रुक जाएं। यही एक रनर थी जो कि पूरे लगातार दौड़ती रही थी, जबकि काफी एक्सपीरियंस रनर ने भी गिव अप कर दिया था, कई लोगों ने छोड़ दिया और कई लोग गए नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने किया। उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये काफी स्ट्रांग हैं और अल्ट्रा रनिंग कर सकती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आप अल्ट्रा रनिंग करो और मैं आपको जितना होगा सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और अभी अगले महीने ही दिसंबर में ये हुआ था 100 किलोमीटर, जनवरी के महीने में ही 12 घंटे की रेस एक थी लखनऊ में, वो रेस भी इन्होंने बोला मुझे ये भी करना है 1 महीने बाद। तो वो भी रजिस्टर किया इन्होंने, मैंने नहीं किया वो रेस। उसमें इन्होंने, वो रेस इनकी बहुत अच्छी गई थी। हाँ, और उस टाइम पर किसी भी इंडियन लेडी ने पिछला रिकॉर्ड 111 पॉइंट कुछ का था। और इन्होंने 114.7 किलोमीटर 12 घंटे में रन किया था। और फिर तो ये जर्नी इनकी कंटिन्यू हो गई और फिर आपको भी भरोसा हो गया कि अब रोकना नहीं चाहिए। हाँ, तब मुझे भी भरोसा हो गया और फिर मैंने अपने आप को भी थोड़ा पीछे कर लिया कि भाई अगर ये अच्छा कर रही हैं तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। नाइस नाइस। उसके बाद सर आई थिंक देन फिर आपने क्या, फिर अच्छा ओके, आपने सोचा कि इनको थोड़ा और आगे बढ़ावा दिया जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाए, तो आपने थोड़ा और फोकस किया क्या इनकी ट्रेनिंग पे फर्दर? जी जी बिल्कुल।
फिर जब ये अच्छा करने लगी तो मैंने इन पे फोकस किया और हमारा ग्रुप भी तब तक बन गया था। तो उस ग्रुप के साथ में हम लोगों ने फिर माइलेज बढ़ाने को लेकर के काफ़ी कोशिश किया और इनके रन भी काफ़ी अच्छे जाने लगे। तो ये 2021 में एक ग्लोबल मैराथन हो रही थी जो जिसको कि एबॉट वर्ल्ड मैराथन मेजर एक ये जो इंस्टीट्यूशन है जो कि ये जो वर्ल्ड मैराथन मेजर होती हैं वर्ल्ड की 6 उनसे एसोसिएटेड हैं। तो वो लोग एक रन करा रहे थे ग्लोबल मैराथन और उसमें ये था कि जो इस रन में ग्लोबल रैंकिंग हासिल करेंगे फर्स्ट 5 उनका सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हो जाएगा। तो उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वर्ल्ड में नंबर 5 निकाल पाना, लेकिन फिर भी उम्मीद ना होते हुए भी सोचा कि चलो इसको करो। फिर इन्होंने उसको रजिस्टर किया एंड वो रेस थी 13 नवंबर को 2021 में और वो रेस भी बहुत अच्छा दौड़ी एंड 341 में वो रेस इन्होंने किया। बोस्टन भी क्वालिफाई हो गया? नहीं नहीं, ये बोस्टन के लिए नहीं था मैम, ये था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ओके। तो उसमें इनकी रैंकिंग 7th आई थी क्योंकि ये वर्चुअल रेस थी तो 5 लोगों को लेना था और इनकी 7th थी। पहले तो ये लगा कि भाई ये तो निकल गया हाथ से अभी, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी उम्मीद हो रही थी क्योंकि वर्चुअल रेस में कई लोग ही गड़बड़ भी करते हैं। तो उसमें 2 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए और इनका फिर जब आदमी आगे बढ़ता है तो ईश्वर भी मदद करता है। बिल्कुल मूवी की स्टोरी लग रही है। जी, इनका जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी सिलेक्शन हो गया। अगले साल होनी थी लंदन में वर्ल्ड मैराथन चैंपियनशिप के लिए। ओके। और ये इन्होंने किया था 13 नवंबर को फुल मैराथन 341 में और 14 नवंबर को ही लखनऊ में फिर एक रेस थी 50 किलोमीटर की। अच्छा। वो 14 नवंबर को फिर इन्होंने 50 किलोमीटर किया और वो रेस भी इन्होंने जीता। तो फिर तब तक तो हमें भी थोड़ा, मैं भी सरप्राइज था और मेरे ग्रुप के लोग भी सारे सरप्राइज थे कि एक इतनी उम्र की लेडी कैसे इतना अच्छा कर ले रही है कि एक दिन मैराथन करती है, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन होता है, अगले दिन फिर 50 किलोमीटर करती है, वो भी जीत जाती है। तो फिर मुझे भी भाई लगा कि शायद कुछ बात है तो इनको करते रहना चाहिए। राइट। एग्जैक्टली 341 की फुल मैराथन के बाद 50 किलोमीटर करना मतलब जी इंसान रिकवरी के बाद अगले दिन सुबह ही राइट। जी। और फिर ये इसके बाद में 27 या 28 नवंबर को अहमदाबाद में फुल मैराथन थी 14 दिन बाद। तो फिर ये उसमें भी इन्होंने रजिस्टर कर लिया। तो हम दोनों लोग वहां गए, हम दोनों लोग एक साथ ही दौड़े थे, मैं इनके साथ ही दौड़ा था और उस रेस को भी इन्होंने फिर 341 में पूरा किया। ओके। और उसी रेस से इनका सिलेक्शन हुआ बॉस्टन में। ओके ओके। तो क्वालिफाइंग टाइम इनके एज ग्रुप के लिए 4 घंटे 5 मिनट था और इन्होंने इसको 341 में किया। तो इस तरह से इनके पास 24 मिनट का मार्जिन था। ओके। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इनकी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। मुझे मतलब सर आप थोड़ा सा मुझे एक आइडिया देंगे? देखिए आप पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स करते होंगे राइट, फॉर वन और द अदर बीइंग इन द आर्मी। तो अब जनरली जब हम सोचते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन माइंडसेट से मतलब अब हम अगर किसी के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं तो हमें रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। बट यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने बैक टू बैक अच्छा रेसेस किया, जैसे 13 को फुल मैराथन करने के बाद 14 को 50 करने के बाद फिर से 14 दिन बाद फुल मैराथन, दैट टू बी द टाइमिंग ऑफ 341। मतलब ऐसा क्यों है? इनफैक्ट या फिर मैम आप आंसर करेंगे कि आपको रिकवरी आपका इतना फास्ट है, लोग इसके लिए कितने सालों प्रैक्टिस करते हैं, बट एज आई सी आपका रिकवरी पीरियड इज वेरी स्मॉल और आपका बहुत जल्दी बॉडी रिकवर करता है। व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपका क्या लगता है कि क्या रीजन होगा उसका? मीनल पता नहीं क्या रीजन है, ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पाती। ये लोग मुझसे पूछते भी हैं
इतनी जल्दी कैसे आप तैयार हो जाते हो? लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस रन के लिए भी जब जाते हैं सुबह, तो 10, 15, 20, 22, 21 किलोमीटर हम लोग करते हैं। फिर वापस आके मैं रेस्ट नहीं करती, वापस आके फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है कि कैसे टाइम निकल गया, कब रन करके आई, कब घर के काम में लग गए, तो शाम हो जाती है। तो ये तो मैं भी नहीं सोच पाती हूँ कि मैं कैसे जल्दी तैयार हो जाती हूँ। बट ये सोचती रहती हूँ कि हाँ, अगले दिन मुझे इतना रन करना है। मतलब आपको रिकवरी की जरूरत नहीं लगती मैम? ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती है। हाँ, इनको रिकवरी की कम जरूरत होती है। अभी साथ-साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, लौट के आते हैं मैं तो थक जाता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ, ये पूरा घर का काम भी करती हैं, अगले दिन फिर तैयार हो जाती हैं। दैट मीन्स सर कहीं ना कहीं जेनेटिक्स भी रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? मतलब नहीं, जेनेटिक है ना, जेनेटिकली भी कहीं ना कहीं आप काफी स्ट्रांग है, बिकॉज या फिर ये लगा लीजिए कि पूरी जिंदगी आपने जो काम किया है तो जी, आपने कभी जी, रेस्ट का सोचा नहीं, तो वो जी, आपको जी। ट्रेन कर रहा था इन रन्स के लिए। इनकी बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल थी, रेस्ट करना या टाइम बर्बाद करना, इस तरह का कामों में नहीं। जैसे हम लोग टेलीविजन नहीं देखते हैं एंड ये तो काम करते हैं, या मैं कुछ पढ़ता हूँ और ये घर का काम करती हैं। तो बहुत ही एक्टिव लाइफ स्टाइल होने की वजह से भी शायद एक होगा कि इनको रिकवरी की जरूरत कम पड़ती है। एब्सोल्युटली राइट। तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जो आपका 24 आवर्स रन था फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिसंबर 2022, और उसके बाद आई थिंक दैट मस्ट बी क्वालिफाइंग आल्सो फॉर दैट ओशियाना चैंपियनशिप जो आपने भागा जुलाई 2022 में। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि फिर 24 घंटे का सफर कैसा रहा, कैसे आपने सोचा? वो मैम ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया, अहमदाबाद मैराथन 28 नवंबर को इन्होंने पूरा किया था। हम दोनों ने एक साथ ही किया था। तो ये रेस थी 2022 में नहीं मैम, 2021 में ही थी। 21 नवंबर में, हाँ, नवंबर में इन्होंने अहमदाबाद मैराथन किया था 28 नवंबर को, और उसके एक हफ्ते 6 दिन बाद ही 4 दिसंबर को ये रेस थी। सिर्फ 6 दिन बाद संडे को वो रेस हुई थी, और सैटरडे को ये 24 घंटे की रेस थी दिल्ली में। तो उसके लिए रजिस्टर कर रखा था, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ ही था, लेकिन इन्होंने फिर जिद किया कि नहीं मैं कर लूंगी। तो उसमें इन्होंने रेस शुरू किया, और बहुत अच्छा जा रही थी। ये फर्स्ट टाइमर थी 24 आवर्स में, और जबकि काफी एक्सपीरियंस्ड रनर्स भी वहां पर आए हुए थे, और उसमें से बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया था, नहीं कर पाए थे, लेकिन वहां भी ये करती रही थी। 100 किलोमीटर तक तो 12 घंटे तक तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था। उसके बाद में फिर थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिस भी कम थी, और एक 6 दिन पहले ही फुल मैराथन भी इतने अच्छी टाइमिंग के साथ किया था, तो 12 घंटे के बाद में फिर पेस थोड़ा गिरना चालू हुआ था। लेकिन फिर भी ये करती रही, और उस रेस में भी इनको पोडियम मिला था। उस रेस में इनकी इतनी उम्र के बावजूद भी ये 3rd पोजीशन इनको मिली। तो मैम हाउ वाज दैट फीलिंग, मतलब आपको कैसा लग रहा था? आई एम श्योर मच यंगर रनर्स होंगे उस टाइम पे आपके साथ, है ना? एंड यू गॉट पोडियम आल्सो विदाउट एज कैटेगरी ऑफ कोर्स। तो आपको कैसा लगा उस टाइम पे? आपने कभी सोचा था लाइफ में कि ऐसा भी होगा? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था मीनल, लेकिन पोडियम मिला वो अच्छा लगा, लेकिन जो मैं सोच के गई थी वो नहीं कर पाई थी। वो सोच के मुझे थोड़ा-सा गिल्टी फील हो रही थी कि मैं तो 200 का प्लान करके आई थी, मैं 180 पे ही रुक गई, ये क्या हुआ? बट मैम पोडियम इन मिल योर गया, मेडल अच्छा है। रन, मतलब हाँ, आपने अपनी पहली 24 आवर्स रन में टारगेट ही 200 किलोमीटर रखा था। हाँ। सोच ऊंची होनी चाहिए। फाइन। तो मैम बट देन दैट वाज क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, है ना? तो एशियन चैंपियनशिप, यस। एशियन चैंपियनशिप, सॉरी। हाँ जी, तो वो आपको कैसा लगा कि फाइनली यू गॉट सिलेक्टेड इन द इंडिया टीम? बहुत अच्छा लगा। वो तो सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। राइट। तो मैम थोड़ा सा मुझे बताइए, आपका 24 घंटे वाला रेस बेंगलुरु में कैसा रहा? और सर आपके पर्सपेक्टिव से भी, आई थिंक फ्रॉम द आर्मी, कमिंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, इंडिया का फ्लैग ओढ़ना, आपकी वाइफ ने ओढ़ा, मतलब वो फीलिंग बहुत स्पेशल रहती है, राइट? इंडिया फ्लैग वाला।
तो वो मैम थोड़ा फीलिंग डिस्क्राइब। वो डेफिनेटली बहुत बहुत सेंटिमेंटल फीलिंग थी जब इनका सिलेक्शन एशिया ओशियानिया चैंपियनशिप में हुआ था, और खास तौर से इतनी एज में ये सबसे ज्यादा एज वाली लेडी थी जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी इतनी बड़ी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। और रेस में मैं चाहता था कि मुझे इनका क्रू सपोर्ट मिल जाए, कि मैं खुद इनको सपोर्ट करूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला उसमें। ओके, तो ऐसा भी जबकि हम ज्यादा यूज टू थे और हम मुझे इनकी रिक्वायरमेंट बेहतर मालूम थी। तो एनीवे रेस के कुछ रूल्स होते हैं, उन्होंने मुझे नहीं दिया था और दूसरा क्रू इनको दिया गया था। तो मैं वहां पे पूरे टाइम हाजिर था, 24 घंटे बाहर स्टेडियम की सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, और ये वो रन कर रही थी। और बहुत लोगों को शक भी था कि भाई इस उम्र की लेडी इतना अच्छा कर पाएगी, कि दौड़ पाएंगी कि नहीं दौड़ पाएंगी, डिस्पाइट कि इन्होंने दिल्ली में किया हुआ था, फिर भी कई लोगों को शक था। वो रेस भी ये करती रही और उस रेस में इनको बहुत दिक्कत आई थी। इनका नीचे पैर में ब्लीडिंग होने लगी थी, ब्लिस्टर पड़ गए थे। फिर उसको पंक्चर करके उसमें पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद वो जूता फिट नहीं हो रहा था, तो फिर जूता निकाल करके नंगे पैर दौड़ना शुरू किया। अब नंगे पैर बिना प्रैक्टिस के बहुत मुश्किल हो रहा था। बीच में स्टेडियम के ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर भी थे जो कि निकल आते हैं उससे। फिर मेरे पास में एक बड़ी साइज का जूता था, वो मैंने इनको दिया पहनने के लिए। लेकिन इंजरी इतनी ज्यादा थी, कई जगह से इनको पैर में ब्लीडिंग हो रही थी। एनी हाउ स्पेस तो गिर गया था, लेकिन फिर भी ये दौड़ती रही और उसमें इंडियन टीम में फिर इनकी तीसरी पोजीशन आई उसी राइट राइट। तो एक चीज बताइए आशा जी, क्यों आपको लगा कि इतना प्रॉब्लम्स आया उस रेस में आपको? क्योंकि आपने 24 घंटे की रेस पहले भी कर रखी थी, या तो मतलब वेदर ऐसा था, या व्हाट वाज द रीजन कि आपको इतना प्रॉब्लम्स आया? आई थिंक वेदर की वजह से हुआ था मिनल। पूरी जितनी भी पैरों की उंगलियां थी सब में ब्लिस्टर आ गए थे और सबको पंच करके निकाला गया। फिर उसमें बैंडेड लगाई गई और उसके बाद भी फिर दौड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन ये था कि छोड़ना तो है नहीं, पूरा तो करना है इसको। अब पूरा तो करना था, ये तो मेरे भी दिमाग में था कि पूरा तो करूंगी, छोड़ूंगी तो है नहीं बीच में किसी भी तरह। नंगे पैर चप्पल पहन के फिर बड़ा जूता लेके पूरा किया, बट ह्यूमिडिटी बहुत थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। एंड यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, बट आपने फिर भी मतलब बहुत अच्छा शो किया, 181 किलोमीटर्स मतलब, और इंडिया टीम को डेफिनेटली आप लोगों ने सिल्वर प्राइज जिताया, तो हाँ। बहुत ही अच्छा। तो यू नो मतलब अब आशा जी 181 किलोमीटर्स करना 24 घंटे में, जनरली मैंने जो देखा है रनर्स या तो फास्ट रनिंग करते हैं या फिर अल्ट्रा रनिंग करते हैं। अब ऐसा कॉम्बिनेशन आई थिंक मैंने शायद नहीं देखा है जो कि इतना फास्ट रनर है। कहाँ बॉस्टन कर रहे हैं, कहाँ आप अल्ट्रा मैराथन कर रहे हैं। तो नाउ कमिंग फ्रॉम देयर, आप ऑलरेडी इंडिया टीम का पार्ट थी एंड डेफिनेटली आई एम श्योर आपके आगे गोल्स भी होंगे फर्दर करने के, तो फिर आपने वर्ल्ड मेजर्स क्यों सोचा विच आर फुल मैराथन्स? नहीं, ये भी एक सपना है कि हमको वो 6 स्टार मेडल लेने हैं, तो मुझे ये सारी 6 जो मेजर मैराथन है ये करनी है। तो आप एक तरफ कहीं इंक्लाइंड है कि अपने अल्ट्रा मैराथन में ही आगे करना है, या दोनों को साथ में लेके चलेंगे? दोनों को साथ में लेके चलूंगी मैं। ओके, तो आई थिंक 4 तो आपके हो ही गए हैं, 2 रह गए हैं, राइट? लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क, बॉस्टन हो गया है, राइट? अब थोड़ा सा मुझे बताइए, आपने अभी जस्ट बॉस्टन मैराथन में भागा है, आपके बच्चे हैं और उनके फर्दर बच्चे हैं जो आपको आए थे रेस में सपोर्ट करने। हाउ वाज दैट फीलिंग, यू नो, आपके ग्रैंड किड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं किसी रेस में? मेरा ग्रैंड किड तो हमेशा मेरे साथ, वहां तो रेस में हमारे साथ दौड़ना चाह रहा था। अच्छा। नहीं, मैं
छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे भी दादू दादी के साथ रन करना है। ओके। तो उसको तो किसी तरह समझाया गया कि नहीं, कि रेस जो है दूसरी जगह से स्टार्ट होती है, यहाँ दादू दादी की है, तुम्हारे दूसरे जगह से स्टार्ट होगी, ऐसा उसको समझा के भेजा गया, अदरवाइज वो हमें छोड़ता नहीं हो। राइट, बट हाँ मतलब आई थिंक होम कंडीशंस में भागना और इन कंट्रीज में भागना इज क्वाइट डिफरेंट वेदर वाइज ऑल्सो। हम लोग इंडियन लोग बहुत ज्यादा हीट के लिए कंपैरेटिवली ओके रहते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड रेनी वेदर। मतलब कोल्ड और रेन तो हम लोगों ने इंडिया में शायद नहीं देखा है, या तो कोल्ड होता है या फिर रेनी होता है। कोल्ड प्लस रेनी आई थिंक बहुत खतरनाक वेदर। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आप लोग कुछ उसके लिए तैयारी करके गए थे या कैसे था? नहीं मीनल, अब रेस में तो रनिंग हो रही है और ठंड हो रही, तो कैरी करके नहीं चल सकते। स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब कैरी किया हुआ था, पोंचो पहने थे और जैकेट्स वगैरह पहने थे, लेकिन जब रेस स्टार्ट हो गई तो हमने एक एक करके सब निकाल दिया। तो निकालने के बाद तो अल्टीमेटली दौड़ना तो एक टी शर्ट और पैंट में ही है ना, जैकेट और पोंचो पहन के दौड़ नहीं सकते। और रेन हो रही तो फिर जूतों में भी पानी भर गया, कपड़े भी गीले हो गए हैं। लेकिन अब आपने वो कहते हैं ना कि ओखली में सर डाला है तो उसको फूटना ही है। हमने रेस शुरू की है तो उसको पूरा तो करना ही है। राइट, एब्सोल्युटली। मुझे एक बात बताइए आशा जी, मतलब आई एम श्योर आप भी कभी कभी पढ़ते होंगे कुछ अलग से लोगों के बारे में जिन्होंने जिंदगी में कुछ अलग सा कर दिया जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। नाउ आप उस एज की तरफ बढ़ रहे हैं टुवर्ड 60, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग शांत होके बैठ जाएं, हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करें। इनफैक्ट आपने पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया है, क्योंकि बचपन में वो मौका नहीं मिला, जब मिला है बहुत करेंगे। तो अब आपके बारे में खूब सारा आर्टिकल्स पढ़ते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में या अदरवाइज, कैसा फीलिंग रहता है वो? अब बैठने का तो ऐसा है कि बैठेंगे तो बैठ ही जाएंगे मीनल, बैठना क्यों है, बाहर निकलें, बाहर की दुनिया देखें, मस्त रहें। अब बैठ के तो घर में बैठ के क्या करोगे, बीमार ही होंगे ना। तो राइट, इसलिए बाहर निकलो और 10 लोगों से मिले, खुश रहें, मस्त रहें। जब तक लाइफ तो बहुत छोटी सी होती है, जितने दिन की लाइफ है ना, एंजॉय करिए। बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे आप अपने न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे ना। मतलब आप इतना लंबा दौड़ते हैं, फिर प्रोटीन्स, आप पहली बात तो आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, या आप खाने के लिए कुछ स्पेशल डाइट लेते हैं? हाउ डू यू सपोर्ट ऑल दीज रन्स नॉर्मली? मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ मीनल, मैं एग भी नहीं खाती। और न्यूट्रिशन में लेने के लिए तो मैं सिर्फ घर का खाना खाती हूँ, दाल, सब्जी, चावल, नट्स और फ्रूट्स। बाकी ऐसा कोई नहीं, सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, रनिंग के टाइम पे अब कोच, हस्बैंड जो भी है, जो भी वो मुझे देते हैं वो मैं लेती जाती हूँ। जेल है, डेट्स है, रनिंग ड्रिंक है, उस टाइम पे जो मुझे मिलता है मैं वो ले लेती हूँ। ओके, बट प्रैक्टिस में आप लोग लेते हैं क्या? जैसे जेल की बात करें या हम ड्रिंक्स की बात करें, एनर्जी ड्रिंक्स की? जी मैम, जी। जैसे कोई रेस हमारी होने वाली होती है तो बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ में जेल और ड्रिंक्स की भी प्रैक्टिस करते हैं। जो हमें एनर्जी ड्रिंक्स लेने हैं, वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, जेल्स सूट करती है नहीं करती है, तो उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस ट्रेनिंग के दौरान करते हैं। ओके, तो सर एक बात बताइए, तो जो आप नॉर्मली मतलब ये आप लोग प्रोटीन पाउडर वगैरह भी पीते हैं क्या? अपनी नॉर्मल डाइट में इंक्लूड करते हैं? नहीं मैम, नॉर्मली प्रोटीन पाउडर नहीं लेते हैं। और इन बेसिकली इनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है नट्स और मिल्क और पनीर और जो बीन्स हैं वेजिटेबल्स। उनसे पूरी होती है। मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो नॉन वेज खाता हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट नॉन वेजिटेरियन फूड से, एग से, मीट से और चिकन से पूरी हो जाती है। लेकिन कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम ट्रेनिंग के दौरान नहीं लेते हैं। सर, तो जैसे आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, अब आजकल मैंने देखा है यंग लोग मतलब ट्रेनिंग बाद में स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन पाउडर पहले स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो सर, क्योंकि आप काफी, आई थिंक आपने रनिंग के बारे में, इम्प्रूव करने के बारे में काफी पढ़ा है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, या आपने क्यों कॉन्शियसली सोचा कि ये नहीं आप इंक्लूड करेंगे? जो जितने भी सप्लीमेंट्स हैं
और सब बेसिकली एडवर्टीजमेंट बेस्ड होते हैं, तो उनकी बेनिफिट्स जरूर होती होंगी, लेकिन जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉडी की है, नॉन वेजिटेरियंस को सब कुछ खाते हुए और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वेजिटेरियंस को कुछ रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की, तो जिसके लिए इनको जो एक्स्ट्रा जो लेंटिल्स हैं एंड बीन्स हैं और पनीर है, मिल्क है, इनमें सब में भी रीजनेबल क्वांटिटी प्रोटीन होता है, तो वो ये ले लेती हैं। और ऐसा कभी फील नहीं आया कि हमें और कुछ करना चाहिए इसके अलावा प्रोटीन के लिए, लेकिन एनर्जी के लिए जरूर हम लोग लेते हैं, क्योंकि रनिंग में एनर्जी डिप्लीशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत रहती है रनिंग के दौरान ज्यादा, तो वहाँ पे जेल एंड एनर्जी ड्रिंक से लेते हैं, ताकि आप उसी टाइम पे उतना रिप्लेनिश नहीं कर पाते या इतना स्टोर नहीं कर पाते, आप इमीडिएट एनर्जी के लिए जेल्स या ड्रिंक्स लेते हैं। एग्जैक्टली। Absolutely. Now, coming to the question with respect to आपका community response क्या था? Now, लखनऊ के शहर से निकल के आप एक ऐसी रेसेस भाग रही है इतनी लंबी लंबी, और ऐसी भी जहाँ पे आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो आपका कम्युनिटी का रिएक्शन क्या था as such? पहले तो बहुत ही बुरा था। जब हमने लखनऊ में शुरू किया, पहले हम लोग निकले बाहर तो लोग ऐसे देखना शुरू किए कि ये कहाँ से आ गई है, तो पीछे पीछे लोग बातें करने लगे कि ये कौन है, औरतों को घर में रहना चाहिए, ये ऐसे कपड़े पहन के बाहर रोड पे घूम रहे हैं। तो ठीक है, वो बोलते थे, हम लोग कुछ सुनते नहीं थे, चले जाते थे। फिर कुछ लोगों ने बोला, इस उम्र में ये सब आप लोगों ने क्या शुरू किया है, आपके घुटने खराब हो जाएंगे, ये सब मत करिए, कौन देखेगा आप लोगों को। तो वो भी हम लोग सुन लेते थे, फिर चले जाते थे। और लखनऊ जैसे शहर में तो कई बारी लड़के लोग घूमते घूमते बड़े अजीब अजीब तरह से कमेंट पास करते थे, तो उस टाइम पे ऐसे लगता था कि कहाँ हम लोग आ गए, क्या है ये लोग, कैसे बातें करते हैं। कई बारी तो ऐसा हुआ कि वो लड़के लोग बोलते हुए जाते थे तो ये दौड़ पड़ते थे उनको पकड़ के, ठहर जा, रुक, तेरे को पकड़ के मारता हूँ। कैसी बातें कर रहे। फिर हमने इनको बोला, देखो ऐसा है, इनको तो हम रोक नहीं सकते हैं, हम लोग चुपचाप अपना काम करते रहे, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो धीरे 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 करके लोग हमको देखते रहे। अब इस समय लखनऊ में ऐसी वो है कि लोग हमें देख के सब रोड पे आ गए, सब बाहर आ गए, सब ये कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, आपको देख के तो हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, और हम भी अब शुरू करेंगे, वॉक करेंगे, दौड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। जो हमें बोलते थे कि मत करो, अब वो भी दौड़ने लगे हैं। वो भी साथ में आ गए। हाँ। नाइस नाइस। आई और अभी थिंक भी मैम वीमेन के लिए दौड़ना अभी भी बहुत डिफिकल्ट है। लखनऊ जैसे शहर में तो और भी ज्यादा है, लेकिन बाकी जो बड़े शहर हैं वहां भी बहुत मुश्किल रहता है किसी अकेली लेडी को दौड़ना। ग्रुप में तो वो दौड़ सकते हैं, और मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है कि लेडीज ही नहीं, मेन और खास तौर से ओल्डर पीपल, लाइक जब हम लोग दौड़ते हैं तो भी ये कमेंट सुनने को मिलता है कि भाई अभी ये बुढ़ापे में दौड़ने चले हैं, और ये मतलब क्या कर लोगे अभी इस उम्र में दौड़ करके, ऐसा भी। तो लोगों के अंदर अभी बहुत ही आई थिंक एक वो स्टीरियोटाइप है कि 40 साल 50 साल की उम्र जब हो गई तो आप अपने आप को बुढ़ा मान लो और स्लो हो जाओ लाइफ में, कुछ करने की कोशिश मत करो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। तो ये चीज अभी भी काफी अपनी सोसाइटी में पाई जाती है, जिसको तोड़ने की बहुत जरूरत है, और वो टूट भी रही है। सर आपने वही कोशिश की है खुद करके भी, और एक ग्रुप बना के जहाँ पे आप ट्रेन भी कर रहे हैं। आई थिंक वही, मतलब ऐसे ही हमें कुछ लोग चाहिए जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करे, ताकि बाकी लोग भी कर सके। हर एक में इतनी हिम्मत नहीं होती, जो कितने सालों से स्टीरियोटाइप बनाए गए उनको ब्रेक करने की कुछ ही लोगों में होती है। एंड आई थिंक लोग
पहले तो बहुत ज्यादा एक तरह से मजाक भी उड़ाते थे कि अभी ये क्या कर लेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये आदमी तो मान ही नहीं रहा है, और एक सक्सेस के बाद दूसरी सक्सेस लगातार मिलती जा रही है, और लोगों ने देखा कि भाई इसका नाम तो अखबारों में आने लगा है, और तो उनको लगा कि शायद चीजें पॉसिबल हैं। फिर चाचा ने बताया कि वही लोग जो बिल्कुल खिलाफ थे, अब वो भी तोड़ने लगे। दोस्ती बनाने में ही फायदा उनको भी लगा। दुश्मनी से कुछ नहीं मिलेगा। समझ सकते हो शर्मा। बट आपकी हिम्मत है, जो आप डटे रहे, आप लगे रहे, है ना। बहुत सारे लोग बैकआउट भी कर जाते हैं ऐसे कमेंट सुन के। तो कहीं ना कहीं आपने वो पॉजिटिव चेंज लाने की बहुत बड़ी कोशिश की, और मैं समझ सकती हूँ दिल्ली में भी वो माइंडसेट कंपैरेटिवली है, पर फिर भी कम है। लखनऊ जैसे हाँ। बहुत ही ट्रेडिशनल जगह पे वो माइंडसेट हाँ। और भी स्ट्रांग होता है। हाँ, अभी चेंज हो रहा है। अभी मिनल, मैंने देखा है कि हम लोग 2018 में लखनऊ शिफ्ट हुए थे, तब से लेकर के लखनऊ में अभी बहुत चेंज आया है। रनिंग पॉपुलेशन की ग्रोथ 400%, 500% इस तरह से इतनी ज्यादा हो गई है, और लोग आने लगे हैं, अभी रोड पर दौड़ने लगे हैं, इवेंट्स होने लगी हैं, और लोग बहुत कीन हैं, एंथुजियास्टिक हैं। लेकिन जो मेजर तबका है सोसाइटी का, वो अभी भी थोड़ा सा अपोज ही करता है। से थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अगले जी 5 सालों में और फर्क पड़ जी जाएगा। जी, चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं, जनरेशन मतलब टाइम लगता है। आई थिंक जो एक माइंडसेट है कितने सालों से, 100 सालों से हमारा वही माइंडसेट है, उसको बदलने में आई थिंक टाइम लगता है। हमें और ऐसे एग्जाम्पल्स चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए उन जो रूल्स को ब्रेक करें। तो आई थिंक ताकि लोग बच्चों को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो यंग लड़के हैं, यंग लड़कियां हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रोन अप है तो उससे लोग ये उम्मीद ही नहीं रखते कि फिजिकली कुछ करेगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये चीज ना हर लेवल पे कहीं ना कहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे मैंने बचपन में कभी स्विमिंग नहीं सीखा। आई बिलोंग टू अ स्मॉल प्लेस, वहां पे कभी था नहीं पूल, और ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तब मम्मी पापा को लगा पढ़ा दिया वही बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक मेरी इच्छा हमेशा मन में रह गई कि मैं स्विमिंग सीखूंगी। बट मैंने देखा जब भी स्विमिंग सिखाते हैं, उस बच्चों को सिखाते हैं, एडल्ट ग्रुप है ही नहीं स्विमिंग सिखाने के लिए। तो जब हम लंदन में शिफ्ट हुए, मुझे लगा मौके का फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहला चीज मैंने स्विमिंग सीखा। तो मुझे लगा वहां से सीख के आके इंडिया में करना आसान है, बट इंडिया से सिखाने वाला कोई ट्रेनर है ही नहीं। वो पहले खुद ही इतना डरता है कि लेडी को सिखाऊंगा, पता चले कौन क्या बोलेगा। वही वो माइंडसेट हर लेवल पे है, और उसको ब्रेक करने की आई थिंक टाइम लगेगा। बट नई नई कंपनीज आ रही हैं, जैसे आपने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया। हर कोई अपने आप से रन नहीं कर सकता, उसको सहारा चाहिए होता है। तो हमें नए और कोचेस चाहिए, ट्रेनर्स चाहिए, और लोग चाहिए जो रनिंग करें, है ना, ताकि लोग उनके साथ जुड़ पाए। हर कोई अलग से नहीं कर पाता इन दैट वे। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं ग्रुप का मोटिवेशन बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, और कोचेस का भी मोटिवेशन काम आता है, और ट्रेनिंग काम आती है। लेकिन एक चीज मिनल ये है कि जैसे घुटने खराब हो जाएं, या आपको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी चीजों से भी बहुत लोगों को है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, तो मेरा तो जवाब यही रहता है कि भाई ये तो मुझे उन लोगों को बता दो जो कि ना दौड़ते हों और उनके घुटने ठीक रहते हों, और ऐसे लोगों को बता दो जो ना दौड़ते हों और उनको हार्ट अटैक ना आता हो। अगर ना दौड़ना ही सभी मर्ज की दवा है, तो हम भी नहीं दौड़ेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को सामने ले आओ जिनके बिल्कुल। किसी रनर को हार्ट अटैक आ जाए तो वो न्यूज में आ जाता है ना। नॉर्मली इतने सारे लोगों को आता है, वो नहीं आता। वो तो आई थिंक मीडिया है ही ऐसा, नेगेटिव की तरह ज्यादा रहता है। बट आई थिंक रनर्स उसको डिस्काउंट फॉर करके चलते हैं। लेकिन एक तरह से अच्छी बात है कि लोग रनर से उम्मीद नहीं रखते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम आएगी। तो एक तरह से चलो, कहीं ना कहीं ये बात तो है कि लोग सोचते हैं कि भाई रनर है तो फिट ही होगा, सुपर ह्यूमंस बन जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है दिक्कतें कोई भी आ सकती हैं,
जो मन में हो जरूर करना चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल। नहीं तो अब अगर हम बात करें आप लोगों का, सर आप लोगों का क्या गोल्स हैं इन फ्यूचर, क्या प्लान है व्हेन इट कम्स टू रनिंग? मैम, गोल तो अभी हमारे काफी बड़े बड़े हैं। इमीडिएट गोल है वो तो अभी हमें खरदुंगला चैलेंज करना है लद्दाख में। अब वो डिपेंड करता है कि अगर हमारा बर्लिन मैराथन में नाम आ जाता है तो हम बर्लिन मैराथन करेंगे, अदरवाइज खरदुंगला चैलेंज करेंगे। ओके। और उसके बाद में जो क्योंकि ये 6 हमारी जो वर्ल्ड मैराथन मेजर हैं ये कंप्लीट होने की तरफ जा रही हैं, तो अगला जो लॉन्ग टर्म में हम लोगों का गोल है कि अल्ट्रा रनिंग पर ही हम फोकस करेंगे। और वर्ल्ड की जो मेजर अल्ट्रा रेसेस हैं वो हम करना चाहते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में कई सारी रेसेस होती हैं, 100 माइल की हैं, बैड वाटर 135 है। तो ऐसी रेसेस जो बहुत ही रिप्यूटेड हैं वो हम करना चाह रहे हैं। और फिर बैड वाटर की तैयारी के लिए तो फिर आई थिंक जैसलमेर वाली भी कर सकते हैं। तो जैसलमेर का भी प्लान है मैम, वो रेस करनी है। फिलहाल तो अभी ये जो वर्ल्ड की टफेस्ट मैराथन्स हैं, अल्ट्रा मैराथन्स, वो करने का इरादा है। और जितना से ज्यादा अपने आप को चैलेंज कर सकें फिजिकली वो करना है। इमीडिएट इस साल में अगर खरदुंगला चैलेंज हो जाता है तो अच्छा है। प्लान्स अभी लंबे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, वी विल चीयर फॉर यू डेफिनेटली। अब कीजिए, हम बहुत खुश होंगे बिकॉज स्पेशली किसी भी वुमेन ने, इंडियन वुमेन ने बैड वाटर नहीं किया, सो दैट विल बी वेरी नाइस टू सी इंडियन वुमेन रनिंग दैट रेस, बिकॉज दैट इज स्टिल समथिंग जो अभी इंडियन वुमेन किसी ने भी नहीं किया। दैट मेडल इज वेरी नाइस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हाँ, ये 2 मेडल हम लोगों को जो मिले थे ना, one he has taken and he thinks कि he has won this. I totally can understand, sir. My daughter used to do like this. The medals need to be earned, dear. You can't take someone's medal. It's a lot of hard work. But nice. Okay, so we'll move to the last question. Any message to people out there जो भी आपको सुन रहे हैं, Indian folks as such, any message that you want to convey? मैम, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि आदमी बुढ़ा पहले दिमाग से होता है, शरीर से बाद में होता है। हम अपने आप को बुढ़ा मान लेते हैं और वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनता चला जाता है। तो लोगों से मैं चाहूंगा कि अपने आप को तब तक यंग समझते रहें जब तक कि वो शरीर से बिल्कुल बेकाबू ना हो जाएं, और उस स्थिति को लगातार पोस्टपोन करते रहें। कभी सोचना ही नहीं है कि हम बुढ़े हो गए हैं या आप नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो करें, वही चीज आपके ऊपर लगातार काम करती रहेगी। एब्सोल्युटली नाइस, बिल्कुल सही बोला। आशा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग निकलो और सब बाहर आओ, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे ना कि मैं ये कर सकती हूँ तो जरूर कर लेंगे। धीरे शुरू करो, ऐसा नहीं कि आप शुरू से ही 100 में आ जाओ। आप 2 किलोमीटर करो, 1 किलोमीटर करो, और धीरे धीरे आप अपने आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट करोगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं 5 भी कर सकती हूँ, मैं 10 भी कर सकती हूँ। तो ये है कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू सो मच सर, मेरे साथ आज जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर रेसेस के लिए ऑल्सो। थैंक यू so much, Minal. Thank you.